नमस्ते सब लोग। मैं कुछ दिनों के लिए न्यूयॉर्क जा रहा हूँ और यहाँ मैनहट्टन में बहुत सुंदर दिन है। और तो जैसे कोई और सामान्य व्यक्ति, मेरा पहला विचार था कि कितना खूबसूरत दिन है गंदे कोड के बारे में बात करने के लिए और उन इंजीनियरों के पैटर्न्स के बारे में जो गंदा कोड लिखते हैं और कैसे आप उन गलतियों से बच सकते हैं। इंजीनियर के रूप में आपको बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। शायद आपको बैठ के लिखने में बहुत अच्छे होने की आवश्यकता नहीं है, मैनेजर या अपनी टीम को अपडेट्स के बारे में बताने में बहुत प्रभावी होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप गंदा कोड लिखते हैं तो यह इंजीनियर होने का एक मुख्य पाप है। आपको यह समझना होगा कि कैसे उच्च गुणवत्ता वाला कोड लिखें। अगर आप उलझन भरे कोड लिखने से बचना चाहते हैं तो बस संवेदनशील बने रहिए। ये मूल सोच अडॉप्ट करनी होगी। और संवेदना अपने भविष्य के आप से, अपनी टीम से और उन लोगों तक पहुंचती है जो अभी तक टीम में शामिल ही नहीं हुए हैं। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका जो कोड लिखा है वो उनके लिए समझना और बनाए रखना आसान हो, और जब आप उसे कोड समीक्षा के लिए डाल रहे हों यह देखना भी आसान हो। याद रखिए, आपको बहुत ही बुद्धिमान कोड का उपयोग करने के लिए अतिरिक्त अंक नहीं मिलते, है ना। आपकी प्राथमिकता कोड अपनी टीम के मानवों द्वारा समझे जाने योग्य होना चाहिए, और इसीलिए यह बेहतर होता है कि हम बुद्धिमान कोड के बजाय सरल कोड को प्राथमिकता दें। यहाँ 5 तरीके दिए गए हैं जिन इंजीनियरों ने गंदा कोड लिखा है। तो पैटर्न नंबर 1 है जब आपका पुल रिक्वेस्ट कम क्वालिटी का या पढ़ने लायक नहीं होता। जब मैं गंडित कोड की बात कर रहा हूँ, मैं उस बात की और भी संकेत कर रहा हूँ जो कोड लिखने के तुरंत बाद होता है। कोड लिखने के बाद 3 अलग अलग फेजेस होते हैं। कोड लिखने के तुरंत बाद का फेज है ड्रेसअप का हिस्सा, जिसमें उसको कोड रिव्यू के लिए तैयार किया जाता है, कॉन्टेक्स्ट जोड़ने के लिए। स्क्रीनशॉट, वो जो तुमने किया उसका पर्यायवाची। अगला हिस्सा है कोड समीक्षा, जहां तुम्हें अपनी टीम से सुझाव मिलते हैं कि तुम क्या बेहतर कर सकते हो या क्या अलग अपडेट्स तुम्हें लगाने पड़ सकते हैं। और तीसरा हिस्सा कोड को नायाब करने में है। और तो क्या होगा कि नए इंजीनियर के लिए, शायद जो लोग अभी नए हैं, उनका पहला हिस्सा इतना समय नहीं लेगा, क्योंकि जब उन्होंने कोड लिख लिया होता है वो जल्दी से बाहर डाल देते हैं। वो कोड को जल्दी से बाहर निकाल देंगे और फिर दूसरे चरण, जहां फीडबैक लेना होता है, उसमें ज्यादा समय बिताएंगे। तो उनके पास 2-3 चर रिव्यू के दौर होते हैं, जहां वो अपने टेक लीड, मैनेजर या टीम के दूसरे लोगों से फीडबैक लेते हैं कि उनका कोड कैसे बेहतर हो सकता है। और फिर अंत में वे शायद कुछ और दिन लगाते हैं कोड को सही तरह से स्थापित करने में, यूज फिर से सेट करते हैं, मर्जर समस्याओं को ठीक करते हैं, और फिर अंत में यह मुखिया अलाइनमेंट आता है। दूसरी तरफ, अगर आप इसे एक अधिक वृद्ध अभियंता के साथ तुलना करें तो आपको यह पता चलेगा कि वे पहले हिस्से में अधिक समय बिताते हैं। तो वो बहुत ज्यादा समय बिता रहे हैं और बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट जोड़ रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, एक टेस्ट प्लान जोड़ रहे हैं। शायद वो और भी ज्यादा करें और स्क्रीनशॉट जोड़ें, उन्होंने जो पहले किया था उसका वीडियो या फिर जो बाद में किया उसे। वो ये बिल्कुल साफ करना चाहते हैं कि कोड बदलने का असर क्या हुआ, और साथ ही ये देखना कि उन्होंने अच्छे से टेस्ट किया है, सारी अच्छी आदतें फॉलो की हैं और ऐसे ही आगे। और इसका परिणाम ये होता है कि दूसरे चरण, कोड की समीक्षा का हिस्सा, बहुत तेज हो जाता है। और आखिरी हिस्सा भी वे जल्दी से मेन लाइन में कोड चेक करने के लिए जल्दी करते हैं। और इसलिए ये चाहे पहला कदम थोड़ा लंबा हो, प्योर प्रोसेस में समय की मात्रा बहुत कम होती है। गंदी कोड की दूसरी पैटर्न है भयानक नाम देना। मुझे लगता है जब आप स्कूल में होते हैं तो आप बस कोड के लिए भयानक भयानक नाम देने की आदत हो जाती है, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं होती। सही, आप एक प्रोजेक्ट लिखते हैं, अगले महीने आगे बढ़ते हैं और आपके पास एक अलग प्रोजेक्ट होता है। लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल माहौल में होते हैं तब आपको सच में कोड क्या कर रहा है इसका स्पष्ट रूप से बताना और यूज लंबे समय तक मेंटेन करना पड़ता है। और नामकरण उन चीजों में से एक है जो सादा लगती है लेकिन वास्तव में बहुत कठिन होती है। एक प्रख्यात कथन है कि कंप्यूटर विज्ञान में केवल 2 कठिन बातें होती हैं, कैच, मणिकरण और नामकरण। विचार यह है कि आप चाहते हैं कि आपके वेरिएबल के नाम वास्तव में यह दिखाए कि वे आपके प्रोग्राम में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं या क्या प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ कुछ अनोखे टिप्स हैं। पहली बात यह है कि तरीके और फंक्शंस का नाम में एक क्रिया, वर्ब होना चाहिए। सही, एक तरीका किसी चीज पर कुछ कर रहा होता है, उदाहरण के तौर पर, और इसलिए उसमें एक क्रिया, एक वर्ब होना चाहिए। दूसरी टिप यह है कि आप जो नाम यूज कर रहे हैं उनमें एकता, कंसिस्टेंसी बनाए रखें। तो उदाहरण के तौर पर आपके पास एक फंक्शन हो सकता है जिसका नाम गेट रिजल्ट हो, फिर एक और हो रिट्रीव रिजल्ट और एक और फेच। तो गेट, फेच और रिट्रीव सभी सिनोनिम्स हैं, और अगर वो सभी कुछ अलग नहीं कर रहे हैं तो आपको एक ही शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। तीनों को अपने कोड बेस में न फैलाए। एक और टिप यह है कि वेरिएबल के नाम में और अधिक कॉन्टेक्स्ट जोड़ना। तो उदाहरण के तौर पर आपके पास एक वेरिएबल हो सकता है जिसका नाम डिले टाइम हो, जिसकी वैल्यू 5 हो। यह थोड़ा अस्पष्ट है, सही, तो आपको वेरिएबल के नाम में यूनिट जोड़ना चाहिए। तो ये हो सकता है डिले टाइम सेकंड्स। 5, ध्यान में रखो कि हम लोग इंसान हैं, हम हर अक्षर टाइप नहीं करते हैं एक वेरिएबल का नाम लिखते समय। हमारे पास ऑटो कंप्लीट है और आईडी फीचर्स भी हैं जो हमें कोड लिखने में मदद करती हैं। इसलिए अगर आपके पास एक शब्द या कुछ और अक्षर जोड़ने की क्षमता है मेथड या वेरिएबल नाम में, ताकि ये स्पष्ट हो, आपको हमेशा ऐसा करना चाहिए। शब्दों का अधिक उपयोग ठीक है अगर यह आपके साथी लोगों को आपके वेरिएबल या मेथड का उद्देश्य समझने में मदद कर रहा है। गंदा कोड पैटर्न नंबर 3 है कोड बेस में एक मोनोलिथ पैदा करना, जो असल में एक बड़ा ब्लॉक होता है, चाहे वो फाइल हो, मॉड्यूल हो या क्लास, जो बहुत बड़ी है और उसकी जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा है। एक तरीका यह समझने का कि क्या ये आपके कोड बेस में हो रहा है, वो है उस फाइल की हिस्ट्री देखना। तो देखो कौन इंजीनियर्स हैं जो उस फाइल को मॉडिफाई कर रहे हैं, और अगर ये सामने आता है कि इंजीनियर्स जो इस फाइल को टच कर रहे हैं
वो बिल्कुल अलग टीम्स में हैं जो एक दूसरे से बात भी नहीं करते, तो ये एक संकेत है कि आर्किटेक्चर खराब है और एक मोनोलिथ है। तो आपके पास बहुत ही घटिया अलग अलग विषयों की चिंता की प्रथा है, क्योंकि आप उन इंजीनियर्स को मजबूर कर रहे हैं जो साथ में काम नहीं करते एक ही फाइल को बढ़ाने के लिए, अपना काम पूरा करने के लिए। ये बहुत कमज़ोर है और अधिक बग्स और डिपेंडेंसीज को शुरू करने की संभावना है। एक तरीका जिससे मैंने ये दिखाई देने को देखा है वो ये है कि अगर आपके पास एक यूटिलिटी क्लास है तो आप बहुत मासूम तरीके से शुरू करते हैं और आपके पास एक फ़ाइल होती है जिसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट ज़रूरत नहीं होती और लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर वक्त के साथ ये फ़ाइल बढ़ जाती है जो हज़ारों लाइनों से भरी होती है और बहुत सारे अलग पीपल और टीम्स यूज़ कर रहे होते हैं। ये किसी ऐसी चीज़ की निशानी होती है जो ज़्यादा सोची समझी नहीं होती और लोग बिना किसी सोच विचार के अपने उपयोगिताओं को डाल देते हैं। ये एक्चुअली अकेला सुधारने में काफ़ी चैलेंज है, क्योंकि इसमें शायद रिफैक्टरिंग और अलग अलग थीम्स और लोगों से बातचीत की ज़रूरत होगी। लेकिन एक जिम्मेदार इंजीनियर के रूप में मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अपना एक कोड के बारे में सोचें और उस यूटिलिटी फाइल को बढ़ाने के बजाय उसको कैसे जोड़ सकते हैं इसके बारे में ज़्यादा सोचें। मैं अगला पैटर्न जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ वो है कोड बेस में कमेंट किए हुए कोड को रखना। मैं सोचता हूं कि यहाँ कई इंजीनियर्स कहेंगे कि हमें ऐसा लगता है कि भविष्य में हम यह कोड उपयोग करना चाहेंगे, या फिर अगर यह फीचर शिप नहीं होता है या हम पुराने बिहेवियर को वापस लाएंगे तो मैं इस मेथड या वेरिएबल को कमेंट करके रखूंगा ताकि हम आसानी से पहले की स्थिति में वापस जा सके। लेकिन यह सही बात अक्सर नहीं होती। वर्जन कंट्रोल का पूरा उद्देश्य यह होता है कि हम कभी भी इतिहास में कोड बेस की स्थिति में वापस जाने में आसानी हो। जब लोग कोड बेस में कमेंटेड कोड रखते हैं तो अक्सर यह उनका वर्जन कंट्रोल समझने का अभाव या यूज करने में आलस होना दर्शाता है। कोड बेस का सोचो जैसे मनुष्य का शरीर जिसमें मांसपेशी और चर्बी होती है। जब प्रोडक्शन कोड बेस में काफ़ी कमेंटेड कोड छोड़ दिया जाए तो उस कोड बेस पर काफ़ी चर्बी होती है और ये समझने में दिक्कत होती है। ये अधिक मानसिक बोझ देता है और ये मेरे फाइनल टिप की तरफ ले जाता है जिसकी खराब कोड के बारे में बात हो रही है, जो कि अधिक वाइट स्पेस रखना है। कई इंजीनियर्स फाइल के एक हिस्से को दूसरे से अलग करने के लिए नए लाइंस बनाते होंगे और वजह ये होती है कि ये दो बहुत अलग चीज़ें हैं। और मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि मनुष्य के लिए ये बहुत स्पष्ट है कि फाइलें या क्लास के अलग भाग क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर ये बात सच है और उस फाइल में दो अलग जिम्मेदारियां हैं तो क्यों आप उससे एक अलग मेथड या क्लास में नहीं बांधेंगे। आपके कोड बेस से चर्बी कम करने वाले इसी तर्क का यहाँ उपयोग होता है। आप वाइट स्पेस हटाना चाहते हैं और समझना बहुत आसान बनाना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। और याद रखिए कि हम अक्सर जब कोड डेवलप या मॉडिफाई कर रहे होते हैं तो IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का उपयोग करते हैं और वो वाइट स्पेस को मानने वाले नहीं होते। आपको टूलिंग समझना होगा और आपके कोड बेस में परिवर्तन किस प्रकार से टूलिंग को प्रभावित करेंगे। अगर अभी तक आपने ये डिसाइड नहीं किया है तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप अपने टीम के साथ मिलकर एक लिंटर डिसाइड करें जिसे आप अपने कोड बेस पर लागू कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सी चीजें जैसे कि आपको एक कर्ली ब्रेस और एक पैरेंथेसिस के बीच कितनी स्पेसेस रखनी चाहिए या डिफरेंट मेथड्स के बीच आपको कितनी न्यू लाइंस रखनी चाहिए, इन सभी के ऊपर बहस होनी नहीं चाहिए। एक बार जब आपने अपनी टीम के साथ एक स्टाइल डिसाइड कर लिया हो तो आप उससे हर एक सिंगल कोड चेंज के थ्रू रन करेंगे और उस तरह से सभी स्टाइल या वाइट स्पेस के आसपास की बहस समाप्त हो जाएगी और आप कोड रिव्यू के वास्तविक तत्व पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह मददगार थी। ये थे इंजीनियर्स के 5 पैटर्न्स जो गंदा कोड लिखते हैं। अंत में फिर से ये एक सहानुभूति व्यायाम है। आपको यह ध्यान रखना है कि आप जो कोड लिख रहे हैं वो आपके भविष्य के लिए, आपकी टीम के लिए, टीम के अन्य लोगों के लिए समझना और मेंटेन करना आसान हो। इन्हें अपने ध्यान में रखिए जब आप कोड लिख रहे हों और आप एक ज्यादा उत्पादक और प्रभावशाली इंजीनियर बनने जा रहे होंगे। धन्यवाद देखने के लिए। मैं फिर से इस सुंदर न्यूयॉर्क के दिन का आनंद लेने जा रहा हूँ और मैं आपको अगले में देखूंगा।